हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT स्टडी जोन में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम सेमेस्टर फर्स्ट बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट के फर्स्ट यूनिट यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट यूनिट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं इसके फुल सिलेबस के बारे में, यानी यूनिट फर्स्ट का जो भी सिलेबस है उसका कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। जैसा कि आप टॉपिक देख सकते हैं, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस यूनिट, ई बिजनेस, बिजनेस इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट एंड बिजनेस। तो वन बाय वन करके हम सारे टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। लिसनर्स, मैं प्रयास करूंगी कि कम टाइम में आपको ये पूरा यूनिट रिवीजन कराने का प्रयास करूं। अगर लिसनर्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और इस वीडियो का अगर आपको PDF चाहिए तो आप इंस्टाग्राम चैनल से जाकर के ले सकते हो, जो कि SWT स्टडी जोन के नाम से बना हुआ है। अब आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लिसनर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, इसमें सबसे पहले मैंने बिजनेस की मीनिंग की बात की है, यानी कि बिजनेस की क्या मीनिंग होती है। तो बिजनेस में भी डिफाइंड एज अ ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू प्रोडक्ट, थ्रू बाइंग एंड सेलिंग। ये लिसनर्स LH हैने की डेफिनेशन है। इन्होंने बेसिकली अपने डेफिनेशन में क्या कहा है कि व्यवसाय से ऐसे उन मानवीय क्रियाओं से है जो कि वस्तुओं के क्रय विक्रय द्वारा धन उत्पादन अथवा धन प्राप्ति के लिए की जाती है। इसका मतलब ये है कि एक ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी है ये जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने और बेचने का काम करते हैं, किस लिए? धन कमाने के लिए। नेक्स्ट है आपका, बिजनेस इज कंसर्न विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इसका भी मतलब वही होता है लिसनर्स की व्यवसाय का मतलब कि जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज का खरीदने और बेचने का काम करते हैं, जिसका मेन लक्ष्य क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। तो आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गई होगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं, नेचर ऑफ बिजनेस, यानी कि इसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, फीचर्स ऑफ बिजनेस और विशेषताएं कुछ भी कह सकते हैं। तो सबसे पहला है, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों कहा जाता है? तो सबसे पहले लिसनर्स, हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा है ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में। तो ह्यूमन एक्टिविटी को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है लिसनर्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिसमें हम धन कमाने के उद्देश्य से कार्य करते हैं, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें हम धन कमाने के उद्देश्य से कार्य नहीं करते हैं। तो इसीलिए बिजनेस, क्योंकि हम धन कमाने के उद्देश्य से करते हैं, इसीलिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नेक्स्ट है आपका बाइंग एंड सेलिंग, यानी कि हम जानते हैं कि बिजनेस में हम गुड्स और सर्विसेज को खरीदने और बेचने का काम करते हैं। इन दोनों के बिना बिजनेस पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो द मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट है आपका कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यानी बिजनेस एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ये रेगुलरिटी ऑफ डीलिंग्स इसमें होती है, यानी डील करना इसमें रेगुलर डीलिंग होती है, ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट मोटिव, यानी कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम बिजनेस को क्यों करते हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं। कोई भी काम हम बिजनेस में करते हैं, बिजनेस करना ही है कि क्योंकि हमें प्रॉफिट अर्न करना होता है। प्रॉफिट अर्न करना इसका मेन लक्ष्य होता है, मेन एम होता है। नेक्स्ट है आपका रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज, यानी कि जाहिर सी बात है जहां पर आपका बिजनेस होगा वहां पर रिस्क तो होगा ही। जैसे कि हमने अगर आपने 11th क्लास की बुक अच्छे से पढ़ी हो तो उसमें लिखा हुआ है कि हाई रिस्क हाई गेन, नो रिस्क नो गेन, यानी कि अगर अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतनी ज्यादा प्रॉफिट की संभावना रहती है, और जितना कम रिस्क लोगे उतनी कम प्रॉफिट की संभावना रहती है। नेक्स्ट है आपका क्रिएटिव एंड डायनेमिक, यानी कि इसमें हमें हमेशा अलग करना होता है, रचनात्मक करना होता है, क्रिएटिविटी करनी होती है, इसमें कुछ अलग करना होता है। डायनेमिक यानी कि इसमें टाइम टू टाइम हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब जाहिर सी बात है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है बिजनेस का लिसनर्स, क्योंकि आप बिजनेस करते हैं किसके लिए हो? ह्यूमन के लिए, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। उन तो इसमें हम क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज का सेल और एक्सचेंज करते हैं, ताकि हम ह्यूमन के नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, उनके वांट्स को फुलफिल कर सके। नेक्स्ट है आपका लास्ट, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी। बिजनेस एक ह्यूमन एक्टिविटी है, मानवीय क्रिया है। ऐसा क्यों कहा गया है? इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मानव ही काम कर सकते हैं। बिजनेस को सिर्फ मानव द्वारा ही किया जा सकता है, ना कि किसी पशु पक्षी, ना कि किसी जानवर के द्वारा। और ये भी कि आर्थिक मानव द्वारा किया जा सकता है, ना कि अनार्थिक। अब आप सोच रहे होंगे अनार्थिक मानव क्या होता है? तो इसका मतलब ये है कि जैसे संत या सन्यासी हो गए। तो आई होप आपको नेचर ऑफ बिजनेस क्लियर हो गया होगा लिसनर्स। नेक्स्ट बात कर ले, आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका स्कोप ऑफ बिजनेस। स्कोप ऑफ बिजनेस में बेसिकली आप देख सकते हैं स्कोप या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस का क्षेत्र या वर्गीकरण कह सकते हैं आप। तो बिजनेस एक्टिविटीज को बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है इंडस्ट्री, दूसरा है
कॉमर्स। तो इंडस्ट्री की क्या मीनिंग होती है? तो लिसनर्स, इंडस्ट्री में बेसिकली हम गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि इट मींस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नॉर्मल आप लिख सकते हो कि इंडस्ट्री में ये चीजें होती हैं, यानी कि उद्योग वो चीज होती है, उद्योग का अर्थ वो होता है जो कि क्या करती है, कच्चे माल को यानी रॉ मटेरियल्स को पक्के माल के रूप में परिवर्तित कर देती है, उसको विक्रय योग्य बना देती है, सेलिंग योग्य बना देती है, उसी को हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब जान लेते हैं सबसे पहले कि प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में वो सारी एक्टिविटीज आती है लिसनर्स जो कि नेचुरल रिसोर्सेज के प्रोड्यूसिंग और प्रोसेसिंग एक्सट्रैक्शन से कनेक्टेड होती हैं। इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक इंडस्ट्री। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री की बात कर ले लिसनर्स, तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री को हिंदी में कहते हैं निष्कर्षण उद्योग, यानी कि इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे कि नाम में ही देख सकते हैं आप, इसके अंतर्गत भूमि से जो भी खनिज पदार्थ होता है उनको निकालना होता है, यानी दूसरे शब्द में कहें हम अगर इसको, तो कि आप प्रकृति के गोद से मानवीय प्रयत्नों द्वारा प्राप्त की गई वस्तुएं अथवा पदार्थ जो कि प्रत्यक्ष या डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रूप में के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। इसके अंतर्गत खनन कर्म, आपका मछली पकड़ना, शिकार कर खेलना, ये सारी चीजें आती हैं। नेक्स्ट है आपका जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं लिसनर्स उत्पत्ति अथवा खाद्य उद्योग। इस वर्ग के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर वो चीजें सम्मिलित होती हैं जो भूमि से कृषि संबंधी क्रियाएं करके खाद्य वस्तुएं पैदा करती हैं, जैसे कृषि उद्योग, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, वन उद्योग, मत्स्य उद्योग, ये सारी चीजें आती हैं। लिसनर्स, इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें यह उद्योग हमारे लिए खाद्य अथवा अन्य उद्योग के लिए आवश्यक कच्चे माल उत्पादन करता है। इसी की विचार से कुछ विद्वानों ने इसको किस नाम से कह दिया है, इसको प्रारंभिक उद्योग के नाम से भी संबोधित कर दिया है, यानी कि प्राइमरी इंडस्ट्री के नाम से भी संबोधित कर दिया है। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है? तो सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में जान ले लिसनर। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री का मतलब ये बेसिकली उससे रिलेटेड होता है, उससे कंसर्न होता है मटेरियल से जो कि ऑलरेडी प्राइमरी स्टेज पे प्रोड्यूस की जा चुकी है। जैसे कि मान लीजिए माइनिंग ऑफ आयरन और एक प्राइमरी इंडस्ट्री हो गई, लेकिन हम उसको स्टील में मैन्युफैक्चर कर दें, यानी मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील इज अ सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यानी कि निर्माणी उद्योग। इसका मतलब होता है कि ऐसी इंडस्ट्री से है जो कि वस्तुओं का रूप परिवर्तित कर देते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जो कच्चे माल को पक्के माल में पूर्णतः परिवर्तित कर देते हैं, उन्हीं को हम निर्माणी उद्योग कहते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं शक्कर उद्योग, वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री यानी कि रचनात्मक उद्योग। इसका मतलब होता है कि ऐसी इंडस्ट्री से है जो कि वस्तुओं का रूप परिवर्तित करके उन्हें और भी अच्छा, सुंदर, उपयोगी बना देता है, जैसे कि भवन निर्माण, सड़क निर्माण। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी लिसनर्स। मैन्युफैक्चरिंग को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग। और टर्जरी और सर्विस इंडस्ट्री लास्ट इंडस्ट्री होती है इसकी, किसकी? इंडस्ट्री की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लिसनर्स अब कॉमर्स की। कॉमर्स क्या होता है बेसिकली? तो कॉमर्स में वो सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करती हैं अल्टीमेट कंज्यूमर्स को। ये नेसेसरी लिंक प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स के बीच में। इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है लिसनर्स। पहला है ट्रेड, दूसरा है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड मतलब व्यापार और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब व्यापार में सहायक क्रियाएं। सबसे पहले बात कर ले ट्रेड मतलब व्यापार की क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज का सेल करते हैं, एक्सचेंज करते हैं और ट्रांसफर करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रेड कहते हैं। लिसनर्स, ट्रेड भी क्लासिफाई किया गया है 2 पार्ट्स में, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड को हम इंटरनल ट्रेड भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जब भी हम गुड्स एंड सर्विसेज का खरीदने और बेचने का काम करते हैं विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, तो उसी को हम होम ट्रेड कहते हैं। ठीक, तो होम ट्रेड में बेसिकली 2 चीजें इन्वॉल्व होती है, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। तो होलसेल ट्रेड क्या होती है? होलसेल ट्रेड में जो होलसेलर्स होते हैं यानी कि जो इसका काम करते हैं, वो क्या करते हैं? लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स को खरीदते हैं और उसको स्मॉल क्वांटिटीज में रिटेलर्स को बेच देते हैं। और रिटेल ट्रेड क्या होता है? रिटेलर्स बेसिकली स्मॉल क्वांटिटीज में गुड्स को लेते हैं। जैसे कि हमने एक हायरार्की भी पढ़ी हुई है, मैन्युफैक्चरर क्या करता है? होलसेलर को देता है गुड्स, और होलसेलर किसको देता है? रिटेलर्स को। रिटेलर्स के बाद कंज्यूमर्स के पास आती है। तो आई होप आपको इसकी मीनिंग क्लियर हो गई होगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका फॉरेन ट्रेड यानी कि फॉरेन ट्रेड
इसकी बात कर ले तो लिसनर्स इसका मतलब होता है कि जब भी हम गुड्स एंड सर्विसेज का बाइंग एंड सेलिंग करते हैं दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फॉरेन ट्रेड कहते हैं। यानी कि इट रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और इंटरपोर्ट। तो एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होती है, तो एक्सपोर्ट ट्रेड में हम क्या करते हैं, गुड्स का सेल करते हैं फॉरेन कंट्रीज को। जैसे मान लीजिए इंडिया ने एक्सपोर्ट किया टी किसको, यूके को। नेक्स्ट है आपका इंपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड का मतलब क्या होता है कि जब हम फॉरेन कंट्री से कोई भी गुड्स परचेज करते हैं, जैसे मान लीजिए इंडिया ने इंपोर्ट किया पेट्रोल किससे, ईरान से। तीसरा है आपका इंटरपोर्ट ट्रेड, यानी कि इसका मतलब होता है कि जब भी हम इसको हम री एक्सपोर्ट ट्रेड भी कहते हैं, इंटरपोर्ट ट्रेड को लिसनर्स। इसमें एक कंट्री इंपोर्ट करती है गुड्स को और फिर उसी गुड्स को री एक्सपोर्ट कर देती है दूसरे कंट्रीज को, तो उसी को हम इंटरपोर्ट ट्रेड कहते हैं। तो आई होप आपको इसकी मीनिंग क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर ले ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, यानी कि इसका मतलब है व्यापार में सहायक क्रियाएं। तो सबसे पहला है ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर ले तो लिसनर्स ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का पहले मीनिंग में आपको बता दूं कि इसका मतलब वो होता है कि वो सारी सर्विसेज आती हैं इसमें जो कि ट्रेडर और कंज्यूमर के बीच में जो फ्लो ऑफ एक्सचेंज होता है उसको बहुत ही आसान बना देती है। उसके मतलब उसमें कुछ जो हिंड्रेंसेज आती है उनको रिमूव करके, जैसे प्लेस की, टाइम की, रिस्क की, कॉन्टेक्ट की, फाइनेंस की, इंफॉर्मेशन की, ये सारी चीजों की रिमूव करके। पहला है इसमें ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर ले, ट्रांसपोर्टेशन। तो ये क्या करता है, ये प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है। क्या करता है, गुड्स को लाने में ले जाने में बहुत ही मदद करता है। 3 तरीके का ट्रांसपोर्ट बेसिकली यूज किया जाता है, लैंड, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। दूसरा है आपका कम्युनिकेशन, यानी कि संप्रेषण कह सकते हैं आप। यानी कि इसमें होता है कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या कर देता है, वो जो कांटेक्ट करने की जो प्रॉब्लम्स होती है उन चीजों को रिमूव कर देता है। यानी कि हम जो कॉमन जो कम्युनिकेशन सर्विसेज होती है लिसनर्स, वो हो गई पोस्टल सर्विस, हो गई कुरियर सर्विस, हो गई टेलीफोन सर्विस, होगी फैक्स, हो गई इंटरनेट के जरिए हम काम कर सकते हैं। तीसरा है आपका वेयर हाउसिंग। तो इसमें अब बेसिकली क्या होता है कि ये प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में एक टाइम लैग होता है यूजुअली। इस टाइम में हम क्या करते हैं, गुड्स को हम स्टोर करके रख लेते हैं और अवेलेबल कराते हैं जब उसकी जरूरत होती है तब। तो ये इसका मतलब ये बेसिकली क्या करता है, ये वेयर हाउसिंग टाइम यूटिलिटी को क्रिएट्स करता है, टाइम के हिंड्रेंसेस को रिमूव करके। नेक्स्ट आपका आता है इंश्योरेंस, यानी कि बीमा। तो इंश्योरेंस की बात कर ले तो बिजनेसमैन को हमेशा किसी ना किसी तरीके से रिस्क से वो घिरा ही रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि गुड्स उनका गुड्स का लॉस हो गया जलने के कारण, गुड्स डैमेज हो गया ट्रांजिट के कारण, तो बहुत सारी ऐसी रिस्क होती है, गुड्स चोरी हो गए तो उनको क्या करना पड़ता है, इंश्योरेंस कराना पड़ता है। तो बहुत सारे बिजनेस रिस्क क्या करते हैं, इंश्योर कराते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, ताकि वो एक पेमेंट करते हैं नॉमिनल प्रीमियम भी उसके साथ। नेक्स्ट आपका आता है बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस का मतलब ये है कि कोई भी बिजनेस पॉसिबल ही नहीं है लिसनर्स बिना फाइनेंस के। तो बैंकिंग और फाइनेंस कंपनीज क्या करती है, बेसिकली ये ट्रेड फैसिलिटेट करती है टाइम टू टाइम प्रोड्यूसर्स को, ट्रेडर्स को और यहाँ तक कि कंज्यूमर्स को फाइनेंस प्रोवाइड करा के, ताकि वो प्रोडक्ट्स को खरीद सके, जैसे कि हाउसेज हो गए, कार्स हो गए। और वो क्या करती है, फाइनेंस के प्रॉब्लम्स को रिमूव करती है, फाइनेंस के हिंड्रेंसेस को रिमूव करने का काम करती है। तो आई होप आपको स्कोप ऑफ बिजनेस पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। लिसनर्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। नेक्स्ट आइए आप चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस बेसिकली अब बात कर ले कि क्या होता है लिसनर्स, यानी कि समाज की, इसका मतलब होता है व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व। यानी कि बिजनेस की क्या क्या सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सामाजिक उत्तरदायित्व होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सबसे पहले लिसनर्स इसका हम मीनिंग समझ लें तो जैसे कि कैथ डेविस ने कहा है कि जो बिजनेस होता है उसके जो सामाजिक दायित्व होती है उनका अर्थ ये है कि उनका मतलब ये है कि उनका मीनिंग्स ये कह सकते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस का मीन्स ये है कि जो भी व्यवसायी द्वारा लिए गए निर्णय एवं कार्य फर्म के आर्थिक व तकनीकी हितों के परे है एवं उनका सीधा संबंध सामाजिक कल्याण से है। यानी कि जब भी कोई बिजनेस करे तो उसका क्या है,
उसका किसी भी मतलब आर्थिक हितों से लेना देना नहीं, बल्कि वो समाज को भी देखे, सामाजिक कल्याण भी करे। इसके अनुसार बताया गया है कि इसमें सामाजिक दायित्व की अवधारणा का स्पष्ट आशय ये होता है लिसनर्स की जो भी सोसाइटी है उसकी इच्छाओं को समझना, उसके हितों को ध्यान में रख करके काम करना, तो वो होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस का मीनिंग। अब आइए जान लेते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं लिसनर्स स्क्रीन पर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज, कस्टमर्स, कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट, लोकल कम्युनिटी, इन्वायरमेंट, जनरल पब्लिक। तो वन बाय वन डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस की इन सारे लोगों की तरफ। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहला है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। तो इसमें पहला देख सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स, यानी शेयर होल्डर्स की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बिजनेस की। तो पहला है कि फेयर रिटर्न प्रोवाइड करना उनके इन्वेस्टमेंट पे, दूसरा है कि सेफ्टी प्रोवाइड करना उनके इन्वेस्टमेंट पे, तीसरा पॉइंट दे रखा है कि बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड पूरा का पूरा फुल इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट है आपका कि शेयर होल्डर्स को वेल्थ जो भी उन्होंने लगाया है उसको बढ़ाने की कोशिश करना, अपॉर्चुनिटीज देना ताकि और भी शेयर होल्डर्स उसमें पार्टिसिपेट कर सके। तो ये बेसिकली इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट है लिसनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इम्प्लॉयज। तो इम्प्लॉयज की बात कर ले तो इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इम्प्लॉयज की तरफ। तो पहला है कि पहले की फेयर कंपनसेशन प्रोवाइड करे, यानी कि कोई भी पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए उसमें, और इनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करे। दूसरा है कि गुड एंड सेफ वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करे, यानी जहां पर भी एम्प्लॉय काम करे वो सेफ जगह होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी कि कहीं भी कुछ भी बिल्डिंगें खराब हो गई है, चाहे कोई भी ऐसी फैसिलिटी जो कि किसी की भी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती है, वैसी चीजें नहीं होनी चाहिए, यानी कि गुड और सेफ वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए। तीसरा है आपका प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि इनको क्या होता है कि बार बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करना होता है ताकि इम्प्लॉयज के ग्रोथ हो सके और डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट है आपका कि इनको मेडिकल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करानी चाहिए, एजुकेशन इनके चिल्ड्रन को प्रोवाइड करानी चाहिए, इनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स देना चाहिए। नेक्स्ट है आपका वर्कर्स पार्टिसिपेशन, यानी कि कोई भी जब भी ये बिजनेस रिलेटेड कोई भी अगर हम मेन कार्य करने जा रहे हैं तो उसमें हम सबका पार्टिसिपेशन ले, उसमें सबका सबका सहयोग ले, उसमें सबका जो भी है आइडियाज जाने, उसके बाद जो सही डिसीजन हो उसको लेकर के काम करें। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट है लेसन रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ बिजनेस का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पहला है कि वो क्या करे, कंट्री की जो लॉज है, कानून है, उनको रिस्पेक्ट करे। दूसरा है कि वो टैक्सेस हमेशा पे करे, रेगुलरली पे करे, ऑनेस्टली पे करे। तीसरा है कि वो जब भी फॉरेन ट्रेड करे, यानी कि आउट ऑफ कंट्री से डीलिंग करे तो फेयर डीलिंग्स करे, इसलिए क्योंकि उसमें कोई भी धोखाधड़ी ना करे, नहीं तो क्या होता है देश का नाम खराब होता है उसमें कि तो इसकी वजह से फेयर डीलिंग्स करे जब भी फॉरेन ट्रेड करे। नेक्स्ट है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कम्युनिटी, यानी कि समुदाय की तरफ हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो पहले ये कि हम नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, है ना, और उसके बाद है कि हम जो भी रिसोर्सेज मिल रही है उनको हम बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। तीसरा है आपका कि सोशल और कल्चरल वैल्यूज को हम प्रिजर्व करें, नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करें। लास्ट है कि जो भी वीकर सेक्शन है सोसाइटी की उसको बढ़ाने का, उसको अच्छा करने का प्रयास करें, अपलिफ्ट करने का प्रयास करें। तो आई होप आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है लिसनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर्स, यानी कि बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंज्यूमर्स की तरफ, उपभोक्ता की तरफ। तो सबसे पहला है कि वो क्या करे, यूजफुल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करे कंज्यूमर्स को, जो भी उनको चाहिए वो चीजें प्रोवाइड करे। फिर उसके बाद गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करे, ये नहीं कि बैड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करा दिए कि हाँ चलो जैसे तैसे मतलब निकल गया काम, ऐसे नहीं करना है। नेक्स्ट है आपका कि इंश्योर रेगुलर एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी कि जो कस्टमर को रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे जो भी सामान चाहिए होता है उसकी सप्लाई करे। जैसे कि हम मिल्क होता है जो डेली बेसिस पे हम यूज करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं डेली बेसिस पे यूज करते हैं, तो उनका रेगुलर सप्लाई हो। नेक्स्ट है टू चार्ज फेयर प्राइस, यानी कि वो हमेशा फेयर प्राइस चार्ज करे, किसी से ज्यादा किसी से कम ना ले। नेक्स्ट है आपका टू हैंडल कंज्यूमर ग्रीवेंसेस प्रोम्प्टली, अगर कंज्यूमर को किसी भी चीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है प्रोडक्ट से रिलेटेड तो उसको भी देखे। नेक्स्ट है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सप्लायर्स एंड कॉम्पिटिटर्स, यानी कि बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सप्लायर्स की तरफ, कॉम्पिटिटर्स की तरफ, तो उसके बारे में बात कर ले। तो लिसनर्स इसमें मैंने बेसिकली 2 पॉइंट डिस्कशन किया है। पहला है टू मेक फेयर एंड रेगुलर पेमेंट टू सप्लायर्स, यानी कि
सप्लायर्स को रेगुलर पेमेंट करना, जब भी वो सप्लाई कर रहे हैं तो उनका उनका पेमेंट करना और फेयर पेमेंट करना, ये नहीं कि उनसे कोई भी चीजें मतलब कह सकते हैं कि फ्रॉड ना करना। नेक्स्ट है आपका कि टू अडॉप्ट फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका साइज ऑफ बिजनेस यूनिट, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम साइज ऑफ बिजनेस यूनिट में इसकी मीनिंग की बात कर लें कि बिजनेस यूनिट व्यवसायिक इकाई आखिर होता क्या है। तो बिजनेस यूनिट इज अ प्लांट, फर्म और इंडस्ट्री विच प्रोड्यूसेस, प्रोक्योर्स और एक्सचेंज गुड्स रेगुलरली विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। यानी कि बिजनेस यूनिट व्यवसायिक इकाई एक प्लांट है, फर्म है और इंडस्ट्री है जो कि क्या करती है, प्रोड्यूस करने का काम करती है, प्रोक्योर करती है और गुड्स को एक्सचेंज करती है रेगुलर बेसिस पे ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। सो लिसनर्स, ये रही इसकी मीनिंग। अब बात कर लेते हैं जो कि आप ये वर्ड देख रहे हैं प्लांट, यानी कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब एक ऐसी प्लेस जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इसको हम जैसे कि हम फैक्ट्री कह सकते हैं, कोई भी मिल है जहाँ पर हम प्रोड्यूस करते हैं, या फिर तो ये सारी चीजें प्लांट का मतलब में आती हैं। नेक्स्ट है आपका फर्म। फर्म का क्या मतलब होता है। तो लिसनर्स, फर्म जो होती है वो ब्रॉडर सेंस में यूज किया जाता है प्लांट से। इसका मतलब ये होता है कि ऐसी बिजनेस यूनिट या फिर बिजनेस अंडरटेकिंग जो कि क्या करे, प्लांट को मैनेज करने का काम करती है। कि क्या करती है, प्लांट को ले लेती है और उसमें मैनेज करती है प्रोडक्शन और सेल्स को। तीसरा है आपका इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में ये बताया गया है कि ये एक मतलब ये फर्म क्या कहते हैं, फर्म से भी ज्यादा इसकी मीनिंग वाइडर होती है। इसमें बहुत सारे फर्म्स मिला करके इंडस्ट्री बनती है। तो ये इसमें कलेक्शन ऑफ फर्म्स होते हैं जो कि इंगेज होते हैं सेम लाइन ऑफ प्रोडक्शन में। तो आई होप आपको बिजनेस यूनिट की मीनिंग क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं फैक्टर्स विच डिटरमाइन दी ऑप्टिमम साइज ऑफ अ बिजनेस यूनिट। इसके बारे में बात कर लेते हैं लिसनर्स। तो कौन कौन से ऐसे फैक्ट, तो टेक्निकल फैक्टर्स में बेसिकली लिसनर्स क्या होता है कि टेक्निकल फैक्टर्स में वो सारे फैक्टर्स आते हैं जैसे कि जिसमें स्पेशलाइजेशन की डिग्री होती है, यानी कि मैकेनाइजेशन, ऑटोमेशन, इंटीग्रेशन ऑफ वर्क प्रोसेस, ये सारी चीजें। तो इनके हम मिनिमम स्केल ऑफ ऑपरेशन का बिना यूज किए हम क्या, जो फर्म होती है वो पूरा का पूरा फुल बेनिफिट्स नहीं दे पाती है। सो इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि इन फैक्टर्स को हम एक साथ लेते हैं और ऑप्टिमम टेक्निकल यूनिट को डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं ताकि एक हम मैक्सिमम साइज ऑफ द यूनिट प्रोवाइड करा सकें। नेक्स्ट है आपका मैनेजीरियल फैक्टर्स। मैनेजीरियल फैक्टर्स में बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम साइज ऑफ मैनेजीरियल ऑप्टिमम टू, एक रिजल्ट है डिवीजन ऑफ लेबर का, स्पेशलाइजेशन का और स्टैंडर्डाइजेशन का मैनेजमेंट प्रोसेस में। तीसरा आपका आता है फाइनेंशियल फैक्टर्स। फाइनेंशियल फैक्टर्स में बेसिकली जो मेथड होता है प्रिक्योर करने का इंडस्ट्रियल फाइनेंस को, वो क्या करती है, किसी भी इंटरप्राइज के साइज को बहुत ही तरह से प्रभावित करती है, यानी 3 तरीके से प्रभावित करती है। पहला है कि उसके कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्रिक्योरमेंट से, दूसरा है टर्म्स ऑफ सिक्योरिंग कैपिटल से, और तीसरा है वो अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट कुड बी रेज्ड। नेक्स्ट है आपका मार्केटिंग फैक्टर्स। मार्केटिंग फैक्टर्स में कह सकते हैं कि इसमें लार्ज स्केल मतलब होता है कि हम बहुत सारी चीजों को खरीदने और बेचने का होता है बेसिकली, कि लार्ज स्केल कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट है आपका इसमें रिस्क और सर्वाइवल फैक्टर्स, यानी कि जब भी हम इंडस्ट्रियल यूनिट की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि किस तरीके का हमको बनाना है, बड़ा या छोटा, तो जो एंटरप्रेन्योर है उसको कुछ चेंजेस करने होते हैं डिमांड में, जो कि क्या होती है, उसमें बहुत सारी अनसर्टेनिटी होने की संभावना रहती है, रिस्क होने की संभावना रहती है। तो ये बेसिकली इसके मीनिंग थी। अ, आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है लिसनर्स फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट। यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बिजनेस यूनिट के साइज को इफेक्ट करती हैं, यानी कि इसके चीजों को प्रभावित करती हैं। फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट, बेसिकली इसमें ये है कि वो कारक जो कि इफेक्ट करते हैं किसको, बिजनेस यूनिट को, व्यवसायिक इकाई की साइज को। तो पहले देखते हैं कि नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि इसका बेसिकली नेचर क्या है प्रोडक्ट का। तो यानी कि अगर जैसे मान लीजिए कि अगर प्रोडक्ट पेरिसेबल नेचर का है तो वो अलग अलग मार्केट में, ज्यादा दूर मार्केट में हम नहीं ले जा सकते, जैसे कि आइस हो गई। तो ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट आपका होता है डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि इफेक्ट करता है बिजनेस की साइज ऑफ द बिजनेस यूनिट को, क्योंकि अगर मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी तो क्या होगा, ज्यादा लेवल
पे प्रोडक्शन होगा तो वो इंडस्ट्री भी बड़ी होगी, लेकिन अगर कम डिमांड होगी तो कम लेवल पे प्रोडक्शन होगा, तो वो सारी छोटी-छोटी उसकी साइज़ भी चेंज हो जाएगी, यानी साइज़ भी छोटी हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका फाइनेंस। तो फाइनेंस भी दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जो कि बिज़नेस यूनिट की साइज़ को डिटरमाइन करता है। इसी की रीज़न की वज़ह से, यानी फाइनेंस की रीज़न की वज़ह से ही जो बिज़नेस होती है वो स्टार्ट करती है कंपनी बेसिस पे, ताकि वो बड़ा साइज़ करके अपने मतलब वो कंपनी को और भी बड़ा कर सके और प्रॉफिट ज़्यादा कमा सके। इन कंपैरिज़न टू दोज़, जैसे कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है और पार्टनरशिप बिज़नेस होती है, तो वो छोटे लेवल पे परफ़ॉर्म होती है। क्यों? क्योंकि फाइनेंस की उनके पास कमी रहती है। नेक्स्ट है आपका एबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर, यानी कि क्या क्षमता है, एफिशिएंसी है एंटरप्रेन्योर की। तो एक बिज़नेस यूनिट में पॉसिबिलिटी होती है कि वो ग्रो कर जाए बहुत ही बड़े पैमाने पे, अगर उसका एंटरप्रेन्योर के पास एबिलिटी है तो। लेकिन अगर नहीं है एबिलिटी, अगर उसका एंटरप्रेन्योर इनेबल है, तो वो क्या करेगा? वो फिर उतने बड़े लेवल पे मैनेज नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है आपका, यानी कि फिर वो छोटे लेवल पे ही बिज़नेस कर पाएगा। नेक्स्ट है आपका रिस्क, यानी कि बिज़नेस हम जैसे कि जानते हैं कि रिस्की नेचर का होता है, तो क्या करते हैं हम कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं कि लार्ज स्केल पे हम स्टार्ट करें। क्योंकि स्मॉल यूनिट जो होती है बिज़नेस की, वो थोड़ी-सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाती है कंधों पर, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा रिस्क होता है, वहाँ पर जो साइज़ ऑफ द प्लांट होती है, वो भी लार्जर होती है। नेक्स्ट है आपका मार्केट। मार्केट के बारे में बताया गया है कि ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो कि बिज़नेस यूनिट के साइज़ को डिटरमाइन करती है। अगर मार्केट में प्रोडक्ट की जो मतलब चीज़ें हैं, वो प्रोडक्ट अगर लिमिटेड है कंट्री के अंदर, तो क्या करेंगी? वो स्मॉल प्लांट ही एक जनरेट कर पाएँगी। जनरली उनके पास स्मॉल प्लांट होगा। लेकिन अगर मार्केट वर्ल्ड वाइड है, तो उसका प्लांट कैसा होगा? बिग प्लांट होगा, यानी बड़ा प्लांट होगा। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट में बोला गया है कि जब कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं हम, तो रॉ मटेरियल्स को हम डिफरेंट डिस्टेंस डिस्टेंस एरिया में भेजते हैं, ताकि वो लोग को मतलब जो भी कस्टमर को जिस चीज़ की ज़रूरत हो, उनको वो चीज़ें पहुँचा दिया जा सके। तो क्या होता है कि जब भी हम इंडस्ट्री अगर हम स्मॉल स्केल पे स्टार्ट करते हैं, तो इस पे थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन लार्ज स्केल में हम अच्छे से कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट रेगुलेशंस, यानी कि ये भी इफ़ेक्ट करता है साइज़ ऑफ द प्लांट को। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है नेक्स्ट है आपका टॉपिक ई-बिज़नेस, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस। तो इसके बारे में बात कर लें। सबसे पहले इसकी मीनिंग के बारे में बात कर लेते हैं, यानी क्या अर्थ होता है लिसनर्स। तो इसकी मीनिंग होती है ई-बिज़नेस की। तो सबसे पहले फुल फॉर्म जान लें। तो ई-बिज़नेस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस, यानी कि इसको कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्यापार कह सकते हैं आप। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस को ही हम ऑनलाइन बिज़नेस कहते हैं, यानी कि जो ऑनलाइन की जाती हो। तो ऑनलाइन बिज़नेस एक ऐसी बिज़नेस है जिसका ट्रांज़ैक्शन हम सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑनलाइन करते हैं। यानी कि जो भी इसमें खरीदने और बेचने का काम होगा वो ऑनलाइन होगा। तो ई-बिज़नेस जो टर्म है लिसनर्स, वो सबसे पहले आईबीएम मार्केट के द्वारा लाया गया था और इंटरनेट टीम के द्वारा 1996 में। और ई-बिज़नेस ही ई-कॉमर्स का पार्ट है। ई-कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक व्यापार कह सकते हैं आप। लिसनर्स, इसमें बेसिकली जैसा कि हम देखते हैं कि आजकल हम इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस ही करते हैं, कि ऑनलाइन बिज़नेस ही करते हैं, ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन ही करते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे, तो बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जिस पर हम खरीदने और बेचने का काम करते हैं। नेक्स्ट है इसके टाइप्स कौन-कौन से हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ ई-कॉमर्स। तो देख सकते हैं आप बी टू बी, बी टू सी, सी टू सी, बी सी टू बी। सबसे पहले बात कर लें कि इसके पहले टाइप्स के बारे में, यानी बी टू बी यानी बिज़नेस टू बिज़नेस के बारे में। तो इसका मतलब होता है कि इसमें क्या होता है, वो ट्रांज़ैक्शन इसमें ट्रांज़ैक्शन जो होते हैं वो 2 ऑर्गनाइज़ेशन के बीच में होते हैं, यानी कि 2 बिज़नेस के बीच में होते हैं। बेसिकली जैसे कि मान सकते हैं आप कि जब भी कोई भी ट्रांज़ैक्शन 2 बिज़नेस के बीच में हो, तो उसी को हम बी टू बी ट्रांज़ैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका बिज़नेस टू कस्टमर, यानी कि बी टू सी। इसका मतलब होता है जब कस्टमर खरीदता है प्रोडक्ट किससे, एक सेलर से, और तो ये एक क्या हो गया, ये एक बिज़नेस टू कस्टमर ट्रांज़ैक्शन हो गया। नेक्स्ट है आपका, जैसे कि एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूँ अगर आपको, जैसे मान लीजिए लोग जब शॉपिंग करते हैं फ्लिपकार्ट से, अमेज़न से, तो ये एग्ज़ाम्पल है बिज़नेस का टू कस्टमर ट्रांज़ैक्शन। इन नेक्स्ट है आपका कस्टमर टू कस्टमर।
यानी कस्टमर टू कस्टमर में क्या होता है कि एक कस्टमर प्रोडक्ट और सर्विसेज को दूसरे कस्टमर को बेच देता है, उसी को हम कस्टमर टू कस्टमर ट्रांजेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कस्टमर टू बिजनेस यानी कि C2B, यानी ये भी एक कंप्लीट रिवर्सल है ट्रेडिशनल सेंस ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स का। इस तरीके का ई कॉमर्स बहुत ही कॉमन होता है क्राउड सोर्सिंग बेस्ड प्रोजेक्ट के लिए। तो आई होप आपको ये सारे टाइप्स समझ में आ गए होंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है लिसनर्स की एडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? तो सबसे पहला है इजी टू सेटअप, यानी कि इसको आसानी होती है सेटअप करने में, कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस को हम इसको सेटअप कर सकते हैं एज ऑनलाइन बिजनेस। हम घर बैठे बैठे भी इसको सेटअप कर सकते हैं, हम अपने सॉफ्टवेयर के जरिए, डिवाइस के जरिए, इंटरनेट के जरिए। हमें इसके लिए कोई कहीं लैंड लेने की जरूरत नहीं है, शॉप स्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है, और कस्टमर को बुलाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम डायरेक्टली ऑनलाइन कर देते हैं, तो बहुत ही आसानी तरीके से हम इसको सेटअप कर लेते हैं। दूसरा है चीपर देन ट्रेडिशनल बिजनेस। चीपर होता है यानी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इज मच चीपर देन ट्रेडिशनल बिजनेस। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में कॉस्ट होती है वो क्या होती है? द कॉस्ट इसमें है कि चीपर देन ट्रेडिशनल बिजनेस, यानी कि ये ट्रेडिशनल बिजनेस से इसमें जो कॉस्ट आती है कम आती है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में हम बेसिकली देखते हैं लिसनर्स कि हमको एक रेंट पे चीजें लेनी पड़ती है, फिर शॉप लेनी पड़ती है, उसके बाद हम सारे गुड्स इन सब चीजों को लाते हैं फिर बेचते हैं, तो काफी कॉस्ट आ जाती है। लेकिन हम इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस यानी ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, उसके जरिए हम जल्दी से जल्दी अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। तीसरा है आपका नो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, यानी कि इसमें कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं होती है। ई बिजनेस में कोई भी ऑर्डर कर सकता है कहीं से भी किसी भी टाइम पर, और ये बेनिफिट होता है सबसे बड़ा ई बिजनेस का। जैसे कि अगर मान लीजिए कि ट्रेडिशनल बिजनेस में हम देखते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन बिजनेस में देखते हैं कि हमें जा करके चीजें लेनी पड़ती हैं, तो उसमें टाइम भी जाता है, हमारा पैसा भी जाता है। उसके बाद अगर चीजें मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो फिर वो समय भी बर्बाद हो जाता है। लेकिन ई बिजनेस में यानी कि ऑनलाइन बिजनेस में बेसिकली क्या होता है, हम घर बैठे बैठे हमको जो चीजें चाहिए, जब चाहिए, जिस टाइम पर चाहिए, कभी भी किसी भी टाइम पर हम ऑर्डर कर देते हैं और वो हमारे घर पे पहुंच जाता है। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट सब्सिडीज। इसमें बोला गया कि ऑनलाइन बिजनेस में बेनिफिट होती है गवर्नमेंट से, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करने का कोशिश करती है। नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सिबल बिजनेस आवर्स, यानी कि इसमें इंटरनेट हमेशा हम जैसे कि जानते हैं कि अवेलेबल है हर किसी के, जैसे कि देखो तो हर किसी के पास आजकल की दुनिया में फोन आ गए हैं। हर किसी के पास मैक्सिमम लोगों के पास मतलब एंड्रॉइड फोन्स हैं, तो जिसके जरिए वो लोग क्या करते हैं कि कभी भी और मतलब जब चाहे कोई भी चीज वो खरीद या बेच सकते हैं। तो इसमें कोई भी टाइम बैरियर नहीं होता है ई बिजनेस में। नेक्स्ट है आपका डिसएडवांटेज ऑफ ई बिजनेस, यानी कि ई बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के कौन कौन से लिमिटेशंस होती है, क्या क्या इसकी डिसएडवांटेजेस हैं, तो उसके बारे में बात कर ले। तो सबसे पहला है लैक ऑफ पर्सनल टच। अब जाहिर सी बात है ऑनलाइन बिजनेस है तो ना ही कस्टमर सेलर को जानता है और ना ही सेलर कस्टमर को जानता है। बस इसमें हमने प्रोडक्ट्स को चूज किया और खरीदा, और जैसे ही पेमेंट कर दिया, या ऑनलाइन या फिर हम कैश ऑन डिलीवरी कर देते हैं। तो इसमें पर्सनल टच का कोई वो नहीं होता है। इसमें कोई भी कस्टमर और शॉपकीपर का फेस टू फेस कोई भी रिलेशन नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका डिलीवरी टाइम। डिलीवरी टाइम बोला गया है कि जो डिलीवरी होती है प्रोडक्ट्स की, इसमें टाइम लगता है। जैसे कि हम ऑफलाइन शॉपिंग में देखते हैं कि जैसे ही हम गए, सामान पसंद आया और तुरंत ले लिया। लेकिन ऑनलाइन जब बिजनेस होती है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जब हम करते हैं, तो हमको कोई भी सामान मतलब हमारे तक पहुंचने में टाइम लगता है उसमें। नेक्स्ट है इसमें सिक्योरिटी इशू, यानी कि बहुत सारे लोगों को इसमें सिक्योरिटी का इशू रहता है ऑनलाइन बिजनेस में, कि उनके फाइनेंशियल डिटेल्स को हैक कर लिया जाएगा। तो ये सारी चीजें कुछ सिक्योरिटी इशू पे रहती है, मतलब कह सकते हैं कि फिर सिक्योरिटी उनके लिए मतलब सिक्योरिटी का मेन प्रॉब्लम रहता है बेसिकली इसमें। आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका टॉपिक बिजनेस इन्वायरमेंट। अब बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, तो इसके बारे में बात कर ले। सबसे पहले इसकी मीनिंग।
तो बिजनेस इन्वायरमेंट की बात कर ले लिसनर्स, तो यानी कि व्यावसायिक पर्यावरण इसको हिंदी में कहते हैं। इसकी क्या मीनिंग होती है, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कशन कर ले। तो लिसनर्स, इसमें जैसे कि मैंने मीनिंग में दिया हुआ है, बिजनेस इन्वायरमेंट इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशंस, इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंसेस दैट सराउंड एंड इफेक्ट बिजनेस। इसका मतलब ये होता है कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, इस शब्द से क्या अभिप्राय है कि उन सारी बाहरी चीजों से है और तथ्यों से है, संस्थाओं से है जो कि व्यवसाय के कंट्रोल से बाहर है और व्यवसायिक उद्गम की कार्य प्रणाली को प्रभावित करते हैं। यानी कि जैसा कि हम सब जानते हैं लिसनर्स की व्यवसायिक वातावरण उन सारी स्थिति यानी कि कंडीशंस, घटनाओं, इवेंट्स और इन्फ्लुएंसेस यानी कारकों का योग है, यानी एग्रीगेट है, जो कि क्या करता है, बिजनेस पे इफेक्ट करता है, बिजनेस पर असर डालते हैं। तो लिसनर्स, ये जो डेफिनेशन आप देख रहे हैं, मीनिंग देख रहे हैं, ये डेविस की डेफिनेशन है, इन्होंने ये बताई थी। आई होप आपको इसकी मीनिंग क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी कि व्यवसायिक पर्यावरण का महत्व, क्यों इंपॉर्टेंट है बिजनेस इन्वायरमेंट। सबसे पहला है इनेबल टू आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, यानी कि इसमें क्या होती है कि ऑल जितने भी चेंजेस होते हैं वो ऑल चेंजेस आर नॉट निगेटिव। इसमें मतलब बोला गया कि जितने भी चेंजेस होते हैं जरूरी नहीं कि वो निगेटिव ही हो, अगर उनको अच्छे समझा जाए, उनका मूल्यांकन किया जाए तो वो किस बिजनेस के सक्सेस का कारण भी बन सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज का मतलब ये होता है लिसनर्स कि इसमें बोला गया कि अगर बिजनेस इन्वायरमेंट को केयरफुली स्कैन किया जाए तो वो हमारी मदद कर सकते हैं यूजफुल रिसोर्सेज को टैप करने में, जो कि बिजनेस के लिए जरूरी होते हैं। नेक्स्ट है आपका कोपिंग विद चेंजेस। इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस को अवेयर होना चाहिए ऑनगोइंग चेंजेस से, जो भी बिजनेस इन्वायरमेंट में हो रहे हैं, चाहे वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट से रिलेटेड हो, उनके ट्रेंड से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड हो, वॉट एवर चेंजेस, जो भी जिस तरीके का भी चेंजेस हो उनको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका असिस्टेंस इन प्लानिंग। इसका मतलब होता है ये अनदर एस्पेक्ट है इम्पोर्टेंस, कह सकते हैं कि दिस इज द अनदर एस्पेक्ट ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इसमें बेसिकली क्या होता है कि इस प्लानिंग का, जैसे कि हम जानते हैं कि प्योरली मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर। तो इसमें क्या होता है कि मतलब हम क्या करने वाले हैं, तो प्लानिंग होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, यानी इंटरप्राइजेस में थॉरली स्कैन करती है इन्वायरमेंट को, ना कि सिर्फ वो प्रेजेंट सिचुएशन को चेंज कर सके बल्कि वो आगे की चेंजेस को भी देख सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थे बिजनेस इन्वायरमेंट के, तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट दोस्तों दो तरीके का होता है, माइक्रो इन्वायरमेंट, मैक्रो इन्वायरमेंट। अब सबसे पहले इनके बारे में वन बाय वन डिस्कशन कर लेते हैं। ये मैंने फोटोज डाली हुई है क्योंकि ये मुझे लगा कि इजी होगा, तो इसीलिए आपके लिए प्रोवाइड कर दिया। तो ये मैंने फोटोज खींच करके इसमें डाल दिया है। तो लिसनर्स, इसमें हम माइक्रो और मैक्रो इन्वायरमेंट में डिवाइड किया है, तो इसको हम डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं। तो माइक्रो इन्वायरमेंट में बेसिकली माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है, तो इसके बारे में बात कर ले, तो इसका मतलब होता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस को मिला करके जो कि डायरेक्ट इन्फ्लुएंस डालती हैं कि इंडिविजुअल के एंटरप्राइज पे, उनका सम टोटल ही माइक्रो इन्वायरमेंट कहलाता है। यानी कि इट रिफर्स टू सम टोटल ऑफ दोज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस which exert direct influence on individual enterprise। माइक्रो इन्वायरमेंट आप देख सकते हैं कि इंटरनल माइक्रो इन्वायरमेंट भी अब कितने तरीके का होता है, 5 तरीके का। तो वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। तो इंटरनल माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है लिसनर्स, तो ये इन्वायरमेंट में वो सारे फैक्टर्स आते हैं जो कि बिजनेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, बिजनेस और फर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और इनको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं और मेजरेबल भी होते हैं। ये इनको भी बहुत सारे फैक्टर्स में बांटा गया है। जैसे पहला है टॉप मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो इसमें बेसिकली आता क्या है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, प्रोफेशनलिज्म ऑफ मैनेजमेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि बिजनेस के डिसीजन को बहुत ही मतलब इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट है आपका फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज में ये बोला गया है कि वो फैक्टर्स आते हैं जैसे प्रोडक्शन कैपेसिटी, टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक, ये सारी चीजें आती है इसमें। नेक्स्ट है आपका लास्ट विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। इसका क्या मतलब है कि जो बिजनेस डोमेन होती है कंपनी की, डायरेक्शन होता है डेवलपमेंट का, या फिर प्रायोरिटीज होती है, ये सब गाइड की गई होती है किसके द्वारा, विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स के द्वारा। नेक्स्ट है आपका एक्सटर्नल
माइक्रो इन्वायरमेंट। तो एक्सटर्नल माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है? तो इसमें इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड एजेंसीज जो कि कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट होती है इंटरप्राइज से ताकि वो एक पार्ट बना सके, उसी को हम एक्सटर्नल माइक्रो इन्वायरमेंट कहते हैं। लिसनर्स, इसमें जैसे कि देख सकते हैं आप, बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। जैसे पहला है कस्टमर्स। तो कस्टमर्स भी बहुत ही मोस्ट डायरेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है बिजनेस का। ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव, फिर ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं कि सर्वाइव किसके बेसिस पे करती है? मीटिंग के बेसिस पे करती है। किसके मीटिंग? कि कस्टमर की क्या नीड्स एंड वांट्स होगी। नेक्स्ट है आपका कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स एनालाइज करता है, मॉनिटर करता है क्रूशियल चीजों को, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आए उसको मेंटेन कर सके और उसकी पोजीशन को इम्प्रूव कर सके मार्केट में। नेक्स्ट है आपका सप्लायर्स। सप्लायर्स क्या करता है? बिजनेस को रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है, जो कि उनको बिजनेस एक्टिविटीज को करने के लिए चाहिए। तो सप्लायर इन्फ्लुएंस करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को एज रॉ मटेरियल कॉस्ट और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, जो कि दोनों के दोनों किस पे डिपेंडेंट होते हैं? सप्लायर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। लास्ट नेक्स्ट है आपका फाइनेंसर्स। फाइनेंसर्स मतलब इसमें जैसे शेयर होल्डर्स आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स, ये सारे लोग आते हैं जो कि फंड्स प्रोवाइड करते हैं कंपनी को उनके स्टार्टअप और ग्रोथ के लिए। फिर आपका और भी है, जैसे कि मार्केट है, इंटरमीडियरीज है, पब्लिक है। तो ये सारी चीजें आती है इसमें। तो जैसे इसकी बात कर ले तो कंपनी क्या करती है? पब्लिक को भी इसमें मतलब इसमें पब्लिक को भी लिया गया है, जैसे मीडिया पब्लिक, सिटीजन एक्शन पब्लिक एंड लोकल पब्लिक। ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं, इन सारी चीजों को लिया गया है। बेसिकली पब्लिक में होता क्या है लिसनर्स, की कंपनी क्या करती है? इनकाउंटर करती है कुछ सर्टेन पब्लिक को, अपने इन्वायरमेंट में मतलब लेती है। पब्लिक का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी ग्रुप जो कि एक्चुअल और पोटेंशियल इंटरेस्ट हो या फिर इम्पैक्ट डाले किसी की भी ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी में, इम्पैक्ट डालता है अपने इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए, उसी को हम पब्लिक कह देते हैं। तो इसमें बहुत तरीके के पब्लिक इंक्लूड होते हैं, मीडिया पब्लिक, सिटीजन एक्शन पब्लिक और लोकल पब्लिक। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई आपको। तो ये सारी चीजें आती है इसमें बेसिकली। नेक्स्ट है आपका मैक्रो इन्वायरमेंट। तो मैक्रो इन्वायरमेंट सबसेट होता है जनरल फोर्सेस का, जो कि बिजनेस इंटरप्राइजेस पे इफेक्ट डालता है। ये इनडायरेक्टली और मतलब इनडायरेक्ट वे में इफेक्ट डालता है और ये अनकंट्रोलेबल होता है। इसका मतलब ये है कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, मेजरेबल भी नहीं होता, यानी नॉन मेजरेबल होता है, इसको मेजर भी नहीं किया जा सकता। इसके 5 फैक्टर्स हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला है पॉलिटिकल फैक्टर्स, यानी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी आप कह सकते हैं उसको। तो ये आउटकम होता है किसके? बहुत सारी आइडियोलॉजीज का कॉम्बिनेशन के, जो कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा एडवोकेट की गई हैं। और सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट एटीट्यूड्स होते हैं टुवर्ड्स बिजनेस कम्युनिटी। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होती है कि इसमें वो इकोनॉमिक फैक्टर्स आते हैं जो कि कंट्री में जो बिजनेस है उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। ये फैक्टर्स जैसे कि हम जीएनपी पढ़ते हैं, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट, इन्फ्लेशन रेट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये सारी चीजें आती हैं। नेक्स्ट है आपका सोशल फैक्टर्स। यानी सोशल इन्वायरमेंट के बारे में बात कर ले तो ये सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स को, विशेषताओं को डिस्क्राइब करता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है, जैसे कि लिटरेसी रेट, कस्टम्स, वैल्यूज, बिलीव, लाइफ स्टाइल, डेमोग्राफिक फीचर्स एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें आती हैं। नेक्स्ट है आपका टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं आप। तो टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस कवर क्या करता है? बेसिकली टेक्नोलॉजी के नेचर को, जो कि हम अवेलेबल कराते हैं ताकि टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट कर सके जब जहां पर भी जरूरत हो, यानी कि विच आर लाइकली टू टेक प्लेस। नेक्स्ट है आपका लीगल फैक्टर्स। लीगल फैक्टर्स में भी बहुत सारी चीजें आती है, यानी कि लीगल इन्वायरमेंट की बात कर ले तो इसमें लेजिस्लेशन आता है, यानी कि ये कंसिस्ट करता है लेजिस्लेशन को, जो कि किसके द्वारा पास किया गया है? पार्लियामेंट के द्वारा और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, यानी कि एंड स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा ही इसको किया गया है। तो आई होप आपको ये टाइप्स क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस, यानी कि कौन कौन से ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पहला है इन्वायरमेंटल पॉलिसीज। तो इन्वायरमेंटल पॉलिसीज एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि बिजनेस की स्ट्रैटेजी के ऊपर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालता है लिसनर्स। नेक्स्ट है आपका क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज भी एक कह सकते हैं कि इंसीडियस थ्रेट है बिजनेस पर, जो कि इस पे बहुत ही बड़ा इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट है आपका पॉल्यूशंस। तो पॉल्यूशन के बारे में बात कर ले तो पॉल्यूशन भी इम्पैक्ट डालता है बिजनेस की स्ट्रैटेजी से। पॉल्यूशन की वजह से इन्वायरमेंटल इवेंट्स जो कि मतलब जैसे कि हमारे सप्लाई चेन में डिसरप्शन हो जाता है,
तो हम क्या करते हैं, हमने रॉ मटेरियल के कॉस्ट को हमको बढ़ाना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पॉल्यूशन की वज़ह से प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज़, यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर्स में देखें तो ये फैक्टर जो होती है ये किसमें बेसिकली आती है, फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ अ बिजनेस में आती है। तो नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस के लिए लिसनर्स। और इसमें बोला गया है कि बहुत सारे कॉरपोरेशंस के पास नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते हैं क्योंकि उनको रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है। अगर जहाँ पर भी कमी होगी, नेचुरल रिसोर्सेज की लैकनेस होगी, तो क्या करेंगी, ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी जितना भी उनको चीजें चाहिए। नेक्स्ट है आपका रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग भी एक अनदर एस्पेक्ट है ग्रीनर इन्वायरमेंट का। नेक्स्ट है आपका वेस्ट डिस्पोजल। तो इसमें ये भी इम्पैक्ट डालता है किस पर, बिजनेस पर। आई होप आपको ये पॉइंट्स भी क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है टॉपिक आपका लास्ट है इस यूनिट का, गवर्नमेंट एंड बिजनेस, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स गवर्नमेंट, यानी बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की तरफ। तो स्टार्टिंग में तो मैंने वैसे थोड़ा थोड़ा डिस्कशन किया था, लेकिन इसमें मैं आपको पूरे डिटेल में बता देती हूँ। तो जैसा कि लिसनर्स आप देख सकते हो, रेगुलर टैक्सेस ऑफ बिजनेस, रेगुलर पेमेंट ऑफ टैक्सेस है। 1 मिनट। तो लिसनर्स बेसिकली इसमें है रेगुलर पेमेंट ऑफ टैक्सेस। इसका मतलब ये है कि टैक्सेस, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो कर होता है, टैक्सेस होता है, वो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है किसका, गवर्नमेंट का। यानी कि एक सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट का। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारे के सारे बिजनेसमैन की कि वो रेगुलरली टैक्स टैक्स पे करे, सेल्स पे, इनपुट्स पे और इनकम पे। नेक्स्ट है आपका वॉलेंट्री प्रोग्राम्स। वॉलेंट्री प्रोग्राम्स पे देखें तो ये अनदर एक्सपेक्टेशन होती है गवर्नमेंट की बिजनेस से कि जो बिजनेस फर्म हो वो क्या करे, गवर्नमेंट की एजेंसी से कोऑपरेट करे वॉलेंटरी बेसिस पे और कनेक्ट रहे बहुत सारे प्रोग्राम से, बहुत सारे इन वेरियस प्रोग्राम से कनेक्टेड रहे। नेक्स्ट है आपका प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। इसमें ये है कि एक अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस हाउसेस की कि वो क्या करे, फीडबैक दे, इंफॉर्मेशन दे गवर्नमेंट को, कोई भी डिसीजन जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये है कि हम जैसे कि जानते हैं कि इकोनॉमी में प्राइवेटाइजेशन की वजह से बहुत सारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या हुए हैं, प्राइवेट बिजनेस हाउसेस में एग्जीक्यूट कर दिए गए हैं। तो बहुत सारी बिजनेस हाउसेस क्या करती है, सबमिट करती है टेंडर्स, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस हाउसेस की कि वो क्या करे, वो प्रोजेक्ट को करे इसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशंस के जरिए और स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें करे, स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग और स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सारी चीजें करे। नेक्स्ट है आपका प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू दी गवर्नमेंट, यानी कि इसमें है कि सर्विसेज प्रोवाइड करना गवर्नमेंट को। इसमें बेसिकली क्या बताया गया है कि कभी कभी क्या होता है, कुछ इन्फ्लुएंशियल और कॉम्पिटेंट बिजनेसमैन क्या होते हैं, एडवाइजरी बोर्ड में इंक्लूडेड होते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किए गए होते हैं। लेकिन कुछ बिजनेसमैन अपॉइंट होते हैं एज अ मेंबर ऑफ द डेलीगेशंस, जो कि इनको अब्रॉड भेजा जाता है ताकि वो व्यापार को और भी बढ़ा सके, इंडस्ट्री को और भी इंडस्ट्री प्रोस्पेक्टस की पर्पज से भेजा जाता है। तो ये बेसिकली इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स बिजनेस, यानी कि गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की तरफ। तो सबसे पहला है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, इसमें बेसिकली क्या बताया गया है कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी लॉ को प्रिपेयर करने के लिए, कानून को बनाने के लिए, जो कि बिजनेस सिस्टम के फंक्शन को, कार्य को स्मूथली चलाता है। इसमें बहुत सारे इकोनॉमिक और बिजनेस लॉ शामिल होते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोविजन ऑफ अ पीसफुल एटमॉस्फेयर। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको मेंटेन करके रखे और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे लोगों को और उनकी प्रॉपर्टी को भी। कोई भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन कभी भी पीसफुल एटमॉस्फेयर के एब्सेंस में काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट है आपका बैलेंस डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। इसका मतलब ये होता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की कि वो ये श्योरिटी दे कि बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो, फुल एम्प्लॉयमेंट हो और स्टेबल इकोनॉमी हो। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिटर्स, यानी कि इसमें इसमें बेसिकली बताया गया है कि गवर्नमेंट क्या करे, इनकरेज करे होम इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए उनको बहुत सारी सब्सिडीज और इंसेंटिव्स प्रोवाइड करा के। और इसमें बोला गया है कि जैसे देखे जाता है कि मेजर्स जैसे कि टैरिफ और कोटास जो कि यूज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि हम बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सके किससे, फॉरेन कॉम्पिटिटर से, फॉरेन कंपटीशन से।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या इसकी मीनिंग थी, यानी कि बेसिकली ये बोला गया है कि वो मेजर्स जैसे कि टैरिफ हो गया, कोटा हो गया, ये यूज़ किया जाता है गवर्नमेंट के ज़रिए ताकि वो प्रोटेक्ट करे बिज़नेस को फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन से, ना कि फॉरेन कॉम्पिटिटर से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट है आपका लाइसेंसिंग एंड इंस्पेक्शन। इसमें ये होता है कि गवर्नमेंट एजेंसी क्या करती है, इंस्पेक्ट करती है प्राइवेट बिजनेस हाउसेस को ताकि उनकी क्वालिटी को इंश्योर कर सके और सब स्टैंडर्ड गुड्स को हटा सके, उसको सेल से हटा सके। और इसमें ये देखा जाता है गवर्नमेंट इश्यू करती है लाइसेंस कॉम्पिटेंट बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए भी। तो इसमें बेसिकली ये सारी चीजें बताई गई है ताकि वो अपने डिफरेंट और यूजफुल बिजनेस एक्टिविटीज को कर सके अच्छे तरीके से। तो लिसनर्स, आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।